निशा का फोन आया तो रमन को एक एक करके सारी सच्चाई नजर आने लगी थी। आज तक उसने अपनी पत्नी शोभना को वह सम्मान दिया ही नहीं था जिसकी वह हकदार थी, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों पर यह पट्टी बांध रखी थी कि जीवन में माता पिता ही सब कुछ होते हैं, पत्नी का कोई स्थान नहीं। इसलिए पत्नी को रमन ने सच में कभी कोई स्थान दिया ही नहीं, जबकि शोभना ने जी जान से रमन और उसके परिवार की सेवा की थी। और आज जब उसे खुद सेवा की ज़रूरत थी तो सबने उससे किनारा कर लिया। निशा बोल रही थी, भैया अब तो सच्चाई आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जानबूझकर वहाँ आने से मना किया ताकि आपको माँ और बाबूजी की और आपकी प्यारी बहन सुनैना दीदी की सच्चाई दिखा सकूं। भैया आप बहुत लकी हैं कि आपको शोभना दीदी जैसी पत्नी मिली है, लेकिन आपने अपनी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है उसकी वजह से आपने कभी उस रिश्ते को वह तवज्जो नहीं दी जो उसे मिलनी चाहिए थी। उम्मीद है अब आपकी आंखों की पट्टी खुल गई होगी। रमन से कुछ बोला नहीं गया। उसने फ़ोन शोभना को पकड़ा दिया और एक एक करके सारी पिछली बातें सोचने लगा। अरे रमन तू आ गया, हम तो तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। रमन घर के बाहर कार पार्क कर बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? रमन ने पूछा। हाँ हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता, कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे, इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाएं। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहाँ आने के लिए। अच्छा सुनंदा तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फ़ोन कर रहे थे, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। रमन एकटक अपने माता पिता को देखते रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और कैब में रखकर रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर रमन हैरान था। जितनी स्फूर्ति से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और सुनंदा, रमन की बहन, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कभी नजर आती है और पिछले 2 महीनों से ससुराल जाने को तैयार ही नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। कुछ देर रमन वहीं खड़ा रहा, अपनों की एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था, सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का चिन्मय शायद सुबह से नहाया नहीं था। पूरा घर गंदा हो रखा था। 5 साल की वाड़ी के बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे और कपड़े भी गंदे पहने हुए थे। बेचारी दूध ब्रेड से अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो आता नहीं था, बहुत छोटी थी, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई पता नहीं था, दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ था, उसी में से ब्रेड निकाल कर खा रहे थे। साफ साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और सुनंदा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा शोभना पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। रमन को देख अपने आंसू साफ किए। आज रमन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। जिस औरत ने सारे परिवार के लिए हर कदम पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज जब उसे ज़रूरत पड़ी तो सबने उससे किनारा कर लिया। तुमने कुछ खाया या नहीं? रमन का यह सवाल सुनते ही शोभना जोर जोर से रोने लगी। रमन जानता था उसने कुछ नहीं खाया होगा, माता पिता और बहन ने कुछ बनाकर दिया ही नहीं होगा, और फ़ोन से ऑर्डर वह कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद रमन ने ही तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में यह सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ, सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों की तवज्जो सबसे ज़्यादा दी, तुम लोगों से भी ऊपर। हमेशा उनकी बात मानी, तुम्हें भी ज़बरदस्ती हर बात मानने पर मजबूर किया, पर जब आज मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी तो वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। रमन ने शोभना के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, बस तुम हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? रमन ने शोभना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, ठीक है। शोभना ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फ़ोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुलाकर उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग से कपड़े पहनाए। पापा के हाथों से तैयार होते हुए दोनों बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो पापा ने हमें तैयार किया है, मम्मा देखो पापा ने मेरी चोटी बनाई है। नन्हा चिन्मय ज़्यादा बोल नहीं पाता था, सिर्फ अपनी ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोला, पापा, मम्मा, पापा। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर शोभना को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी।
रमन का घर का बड़ा बेटा था। सास ससुर देवर प्रवीण और एक शादीशुदा ननद सुनंदा थी, जो अपने ससुराल में कम और मायके में ही ज़्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। रमन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था, इसलिए शोभना के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। नंदन जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहाँ से उठकर नहीं जाती थी, वहीं शोभना के लिए उसके मायके जाना ना के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। घर का सारा काम शोभना को अकेले ही करना पड़ता था। शोभना का पूरा दिन घर के काम करते ही बीत जाता। रमन और शोभना अगर कहीं घूमने जाते तो पहले सुनंदा और सास ससुर जाने को तैयार होते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी से पहले शोभना जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। रमन के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम तक मशीन बनी शोभना अकेले काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो रमन ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर नहीं रखने देते। जब वाड़ी हुई तब तक प्रवीण की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी निशा ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का रवैया अभी भी वही रहा। नेग लेने में सभी आगे आ जाते, पर काम करने के मामले में सब पीछे हो जाते। लेकिन प्रवीण का स्वभाव रमन जैसा नहीं था। वह अपने माता पिता की इज्जत तो करता था, लेकिन अपनी पत्नी का मान सम्मान का भी पूरा ख्याल रखता था, और साथ ही साथ अपनी पत्नी के आराम का भी पूरा ख्याल रखता था। इसलिए निशा को कभी उन तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ा जिन तकलीफों से शोभना इतने दिनों से गुजर रही थी। क्योंकि सच्चाई यह थी कि यदि पति समझदार हो तो पत्नी को कभी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, और यदि कभी कोई दिक्कत आ भी जाए तो दोनों मिलकर हंसते हंसते उस दिक्कत को पार कर लेते हैं। निशा पति के मामले में शोभना से कहीं अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि प्रवीण उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी माँ बाप की बातों में आकर कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करता था। जब प्रवीण और निशा दूसरे शहर में शिफ्ट हुए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ भी रहे, पर निशा के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता था वह उतना ही काम करती थी, इसलिए सारी फरमाइशें वहाँ नहीं चलती थी। तो सास ससुर शोभना के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे यहाँ रमन के रहते शोभना अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया, तो सुनंदा ने उसे आवाज़ लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़े तलते हुए शोभना शायद फ़ोन पर भी बात कर रही थी, इसलिए उसने सुनंदा से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ही ले आओ प्लीज़। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते सुनंदा कपड़े लेकर आएगी? सासू माँ चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुनकर रमन बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को कामचोर होती जा रही है, सुनंदा से काम करवा रही है। अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होती सेवा तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रही हो माँ, मैं अभी समझाता हूँ। शोभना शोभना लगभग चिल्लाते हुए रमन रसोई में आ गया। शोभना को मोबाइल पर बात करते देख शोभना का मोबाइल फेंकते हुए जोर से शोभना को डांटने लगा। रमन ने डांट लगाई तो वह अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई शोभना सीधा छत की ओर भागी। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। शोभना के चीखने की आवाज़ सुनकर रमन दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर फटाफट कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5-2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो शोभना हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद रमन उसे लेकर घर आया तो असली परेशानी तो अब शुरू हुई। सास ससुर ने निशा को फ़ोन कर दिया कि वह यहाँ आकर संभाल ले, पर निशा जानती थी कि वो शोभना की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए उसे बुला रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देगी तो वो लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे, और यही मौका है रमन की आंखों पर अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का। नहीं तो बेचारी शोभना दीदी जिंदगी भर परेशानी होती रहेंगी। मौका देखकर उसने कमान से तीर छोड़ा। बाबूजी मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और सुनंदा ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन रमन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहने को गया। जब वापस लौटा तो देखा माँ और बाबूजी घर से छोटे के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो रमन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा, आज पापा तुम लोगों को खाना परोसेंगे, यहाँ जल्दी से आ जाओ। रमन की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और शोभना के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार रमन, शोभना, वाणी और चिन्मय ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर के बाद रमन के फ़ोन पर निशा का फ़ोन आ गया, लेकिन रमन को आज अपने किए पर इतनी ग्लानि हो रही थी कि वह निशा से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने फ़ोन शोभना को थमा दिया था। निशा ने शोभना से बोला, माफ़ करना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह तो हट ही गई होगी। वैसे आप फिक्र मत करो,
मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे। थैंक यू निशा। अरे आप मेरी बड़ी बहन है, इसमें थैंक यू की क्या बात है। साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है भाभी, इस साल के अंत तक भैया को समझ में तो आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए। यह कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। खैर 2 महीने निशा के पास रहने के बाद जब शोभना और निशा के सास ससुर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब शोभना पूरी तरह से ठीक हो गई होगी और फिर से पहले की तरह उनकी खातिरदारी में लग जाएगी, तो दोनों तुरंत ही शोभना के घर वापस लौट आए। लेकिन इस बार शोभना के घर का माहौल पिछली बार जैसा नहीं था। यहाँ कुछ दिनों में ही शोभना के सास ससुर को पता चल चुका था। शोभना के सास ससुर के आने के दूसरे तीसरे दिन तक ही बहन सुनंदा भी शोभना के घर आ चुकी थी। इस बार घर पर रमन ने शोभना के लिए एक दाई रख दी थी जो कि घर के सारे काम करती थी और घर के कामों में शोभना की मदद करती थी। साथ ही साथ खाना बनाने के लिए एक कुक भी रख दिया गया था। शोभना सिर्फ इन लोगों की देखरेख करके अपनी निगरानी में इनसे काम करवाती थी, क्योंकि शोभना के पैरों में अभी भी दिक्कत थी और रमन ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम उतना ही काम करोगी जितना तुम आराम से कर सको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खैर रमन के माँ पिता ने फिर अपने पुराने वाले ड्रामे चालू कर दिए और शाम को रमन के ऑफिस से आने के बाद रमन को भड़काना शुरू किया। आज तो शाम की चाय भी तेरी काम वाले के हाथ की पीनी पड़ी। महारानी को अब हमें एक कप चाय देने में भी तकलीफ होती है। अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही है, पता नहीं कब तक फ़ोन पर बातें करती रहेगी। वह तो इस गुमान में थे कि रमन अभी जाकर शोभना की खबर लेगा, लेकिन रमन ने इतने दिनों में अपने स्वार्थी परिवार की हकीकत अपनी आंखों से देख ली थी, इसलिए उसने अपने माता पिता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बहन सुनंदा से बोला, जा एक कप अदरक वाली चाय बनाकर मेरे लिए ले आ, क्योंकि कुक तो जा चुकी थी। सुनैना ने बोला, भाई मैं क्यों चाय बनाऊंगी, भाभी से बोलो। रमन ने बोला, क्यों नहीं बना सकती, क्या अपने ससुराल में चाय नहीं बनाती, जरूरी है क्या कि शोभना ही चाय बनाए तभी चाय पी जाए। तभी रमन की माँ बोलने लगी, अरे वाह, बीवी के होते हुए बहन से काम करवाएगा। रमन ने बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है, क्या सुनैना इस लायक भी नहीं कि अपने भाई को एक कप चाय बनाकर पिला सके, क्या वह अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती। तो रमन की माँ ने बोला, ससुराल में तो काम करती ही है, तो क्या मायके में भी आकर काम ही करेगी। तो रमन ने बोला, आखिर वह ससुराल में रहती ही कितना है, साल में 8 महीने तो वह अपने मायके में ही बिताती है। सुनकर सुनैना के तन बदन में आग लग गई, लेकिन रमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रमन की माँ कुछ बोलने जा ही रही थी कि अब तक शोभना अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, अरे मैं चाय बना देती हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और शोभना की सास ने ताना मारा, भाई और बहन के बीच कलह करवाकर अब बाहर आई है। शोभना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रमन ने बोला, किससे बातें कर रही थी। शोभना को लगा कि फिर फ़ोन पर बात करने की वजह से कहीं बवाल ना हो जाए, इसलिए उसने धीरे से बोला, मम्मी से। इस पर रमन ने बोला, काफ़ी वक्त हो गया है ना तुम्हें अपने मायके गए, अपनी मम्मी से मिले, और कोई भी बेटी अपनी माँ से तो मिलना ही चाहेगी। हमारी सुनैना तो बहुत लकी है, वह तो हमेशा अपनी मम्मी के पास ही रहती है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक काम करो, तुम कल ही अपने मायके चली जाओ और आराम से 1 महीना रह कर आओ अपनी मम्मी के घर में। आखिर तुम्हारा दिल भी तो करता होगा अपनी मम्मी के पास रहने का। बच्चों की भी छुट्टियां शुरू हो चुकी है, जब तक दिल करे अपने मायके में आराम से रहो। तो शोभना की सास ने बोला, अच्छा ऐसे कैसे, वह मायके चली जाएगी तो यहाँ कौन देखेगा। तो रमन ने बोला, क्यों, यहाँ की रखवाली करने के लिए क्या वह कभी मायके नहीं जाएगी। कई साल हो गए उसे मायके गए, वह बिल्कुल जाएगी। आखिर उसका भी तो दिल है, उसकी भी तो इच्छा है, वह बिल्कुल जाएगी अपने मायके। शोभना तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हारा मायके जाने का इंतजाम करवाता हूँ, और तुम्हें जब तक दिल करे वहाँ आराम से रहना, यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ माँ और सुनैना मिलकर सब कुछ देख लेंगे और बाजार से साग सब्जी वगैरह पापा देख लेंगे। माँ ने बोला, मेरे बस का कुछ नहीं, मेरे कमर में दर्द है। सुनैना ने बोला, मुझे मेरे ससुराल जाना है, मेरे ससुराल वाले मुझे बुला रहे हैं। पिताजी ने बोला, मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं बाजार से साग सब्जियाँ वगैरह लाकर यहाँ रखूँगा, मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है। रमन ने बोला, कोई बात नहीं, यह सब चीज़ तो ज़िंदगी भर लगी रहेंगी, इसका यह मतलब नहीं कि शोभना अपने मायके जाना छोड़ देगी। रमन को बहुत अच्छे से पता था कि यह वही कमर और घुटने थे जो कि ज़रूरत के वक्त उसके घर से भागते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहे थे। शोभना तुम आराम से जाओ, यहाँ जैसा मैनेज होगा हम सब मिलकर कर लेंगे, तुम यहाँ की टेंशन मत लेना। तुम बच्चों को लेकर अपने मायके जाओ, बच्चे भी नाना नानी के घर जाकर खुश हो जाएंगे। अपना सामान पैक करो। रमन ने इतने हक से शोभना से यह बात कही थी कि वह चुपचाप अपने कमरे में अपना सामान पैक करने चली गई। रमन के माता पिता और बहन को समझ में आ चुका था कि अब रमन की आंखों की पट्टी खुल चुकी है। रमन ने फिर सुनैना से बोला, तुमने अभी तक मेरे लिए चाय नहीं बनाई। अपने ससुराल जाने से पहले
एक कप चाय तो मुझे बना कर दे दो। सुनैना के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और मन ही मन सोच रही थी, अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा हमेशा के लिए समेट लेना ही सही है, नहीं तो बाकी काम भी मेरे सर पर डाल दिया जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में ही काम कर लूँ। इधर रमन की माँ अपनी छोटी बहू निशा को फ़ोन लगा रही थी वापस उसके पास जाने के लिए, लेकिन पता चला वह भी अपने मायके गई हुई है। अब रमन के माँ और पिता को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है अगर शांति से अपनी आगे की ज़िंदगी काटनी है, नहीं तो बुढ़ापे में उनकी दुर्गति निश्चित है।